रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी को पसंद आएगी अखिलेश जयंत की जोड़ी, भाईचारे के नाम पर मांग रहे वोट, बीजेपी पर निगेटिव पॉलिटिक्स के आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार भाईचारे के नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत और नकारात्मक राजनीति के लिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए शामली जिले के कैराना और गाजियाबाद का दौरा किया है। कैराना हमेशा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि भाजपा राज्य में सपा शासन के दौरान क्षेत्र से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाती रही है। रालोद नेता जयंत चौधरी ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि मंगलवार को केंद्रीय बजट में यूपी के किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बजट में चुनाव वाले राज्यों के लिए कुछ होता है, लेकिन इससे बजट में किसान, युवाओं और राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर सपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आता है तो वह 15 दिनों के भीतर गन्ने का बकाया चुका देगी। अखिलेश ने विजय रथ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में कहा कि ये एक गन्ना क्षेत्र है और किसान अपने गन्ने का समय पर भुगतान और बेहतर मूल्य चाहते हैं। उन्हें सपा रालोद पर भरोसा है और हम उन्हें बकाया देंगे। यूपी चुनाव, प्रियंका गांधी का महिलाओं के नाम खाते कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की दिलाई याद, चुनाव में मांगा समर्थन। कांग्रेस महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से प्रदेश की महिलाओं को पत्र भेजा जा रहा है। इसमें कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र और शक्ति विधान में किए गए वादों की याद दिलाई गई। पोस्ट कार्ड की शक्ल वाले गुलाबी रंग के इस पत्र को शक्ति संवाद का नाम दिया गया है। पत्र के जरिए प्रियंका गांधी ने प्रदेश की भविष्य की एक नई कहानी लिखने के लिए विधानसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद ने बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया ये अभियान 34 लाख घरों में रहने वाली 57 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंचा गया है। इसके जरिए महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 करोड़ घरों को कवर करने के उद्देश्य से ये अभियान दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के इस हिस्से के रूप में 4000 से अधिक महिलाएं डोर टू डोर संपर्क में शामिल थीं। अभियान के दूसरे हिस्से के तहत प्रतिज्ञा कार्ड वितरित किया जा रहा है, जिसमें लोगों पर केंद्रित नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें कॉलेज छात्राओं के लिए 2 पहिया और स्मार्टफोन का वितरण, हर घर में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों के लिए कर्ज में राहत शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे। नामांकन में अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के चुनावी दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह बतौर प्रत्याशी नामांकन तो भरेंगे ही, अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को साधने के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। इसके लिए कार्यकर्ता से लेकर मतदाता सम्मेलन के आयोजन की तैयारी में है। गोरखपुर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के क्रम में जनसंपर्क भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार की शाम 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। शहर आगमन के बाद सबसे पहले वह भाजपा के महानगर पदाधिकारियों, विधानसभा प्रभारियों, मंडल पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, बूथ अध्यक्षों के बीच होंगे। इससे लेकर नेपाल क्लब में आयोजित सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों और पार्षदों को भी आमंत्रित किया जाएगा। शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी यानी शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र भरेंगे। उनका नामांकन कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर आ रहे हैं। सीएम रहने के दौरान नोएडा को अपशकुन मानने वाले अखिलेश यादव आएंगे प्रचार करने। अपने मुख्यमंत्री काल में गौतम बुद्ध नगर को सत्ता जाने के लिहाज से अपशकुन मान दूरी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनावी सीजन में जिले की याद आई है। अखिलेश यादव गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ प्रचार के लिए बृहस्पतिवार को आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद रहेगी कि जिले में सपा का खाता खुल जाएगा। 3 में से सिर्फ 2 विधानसभा में प्रचार के लिए आने के कारण विभिन्न चर्चाओं का बाजार गर्म है। 10 फरवरी को होने वाले मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, विभिन्न पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का आना शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव व जयंत चौधरी चुनावी रथ पर सवार होकर यहां आ रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 में सपा व रालोद के बीच गठबंधन हुआ है। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। नोएडा व दादरी सीट सपा व जेवर रालोद के खाते में गई है। गौतम बुद्ध नगर में सपा का जीत का खाता आज तक नहीं खुला है। देखना है कि प्रचार के लिए आ रहे अखिलेश व जयंत की जोड़ी को इस चुनाव में सफलता मिलती है या नहीं।
संजय निषाद के दूसरे बेटे को चौरी चौरा से टिकट। निषाद पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने बुधवार को अपनी पार्टी के 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने चौरी चौरा सीट पर अपनी दूसरी बेटे इंजीनियर सरवन निषाद को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खुद विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें चौरी चौरा, मेहदावल और सुल्तानपुर सदर सीटें भाजपा के पास हैं, जिन्हें भाजपा ने गठबंधन के तहत इस बार निषाद पार्टी को दे दी गई है। खुद एमएलसी एक बेटा सांसद संजय निषाद खुद एमएलसी हैं। डॉक्टर निषाद कह चुके हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस, बसपा और सपा से धोखे नहीं मिल रहे होते तो उन्हें बीजेपी में आने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन समाज की जो लड़ाई है उसमें फिलहाल किसी एक बड़े दल का साथ होना जरूरी था। उनका कहना था कि हम समाज की लड़ाई को बंद नहीं कर सकते, तो हमें बीजेपी का साथ लेना जरूरी लगा। योगी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बगैर नाम लिए उन पर तीखा हमला बोला। मथुरा के छाता और गोवर्धन में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में पेंशन, राशन, शौचालय, सड़कों और तीर्थों के विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। हमारा बुलडोजर चलते चलते इत्र वाले मित्र के घर पहुंच गया। नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के समय सबसे पहले दंगा कोसी कला में हुआ था। हिंदुओं को मारा गया। जब लोगों ने गुहार लगाई तो उन्हें झूठे मुकदमे लगाकर बंद कर दिया गया। सपा का नीति ही रही है दंगा करवाना, चाहे मुजफ्फरनगर या कोसी कला या राम भक्तों पर गोली चलवाना हो। सपा की टोपी खून से सनी हुई दिखाई देती है। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत होने वाली है। जब चींटी के मरने का समय आता है तो उसके पंख निकल आते हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं, पर किसी निर्दोष को छोड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी दंगाइयों की जोड़ी है। ये कैसी गाइडलाइंस, अनुमति 1000 की भीड़, हजारों की नियम तोड़ने में एक मंच पर सभी पार्टियां चुनावी गर्मी में खो गई। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी दलों के नेताओं की चुनावी सभाएं जोर पकड़ने लगी हैं। भाजपा के बाद अब बसपा सुप्रीमो की चुनावी सभाएं भी शुरू हो गई हैं। इन सभाओं में सब नेता भले ही एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन नियम तोड़ने में सभी दल एक साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग ने पहले 500 और अब 1000 लोगों के साथ सभा करने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद भी चुनाव आयोग और प्रशासन भी बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते बड़ी रैली और जनसभा करने पर रोक लगाई है। पहले 500 लोगों के साथ सभा करने की अनुमति दी थी, लेकिन 1 फरवरी को संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। मगर चुनाव आयोग के निर्देशों का हकीकत में पालन होते नहीं दिख रहा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से भाजपा की ओर से प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के आयोजन में पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मेरठ, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर समेत कई और जिलों में जनसभा की। इन जनसभा में 1000 नहीं बल्कि हजारों की भीड़ उमड़ी। कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। इसके बाद भी चुनाव आयोग या प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का रायबरेली दौरा, आज बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। नुक्कड़ सभाएं और मतदाता सम्मेलन भी कर सकते हैं। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में चुनावी सरगर्मियां तेज। बीजेपी के बड़े बड़े कदावर नेता रायबरेली पहुंच रहे हैं। इस क्रम में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का 1 दिवसीय दौरा रायबरेली में आज है। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में ब्रजेश पाठक ऊंचाहार से बीजेपी प्रत्याशी के अमरपाल मौर्य के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद प्रचार करेंगे। ब्रजेश पाठक डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाएं भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मतदाता सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक करीब 11 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। सबसे पहले कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ऊंचाहार से बीजेपी प्रत्याशी के साथ नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ऊंचाहार से प्रदेश अजयपाल मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अजयपाल के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ऊंचाहार क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चर्चाएं हैं कि अब की बार ऊंचाहार में चुनाव में कांटे की टक्कर है। मोदी के बाद अब भाजपा सांसदों की बारी लगी जनता को बजट समझाने की ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा कार्यकर्ताओं को बजट के फायदे के बारे में समझाया। अब पार्टी के सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भगवा पार्टी ने अपने सभी सांसदों को
केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आम बजट के फायदे गिनाते हुए कहा कि प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है और ये फिनटेक क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। भाजपा द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा फिनटेक क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर और क्रैश के प्रबंधन, छपाई, परिवहन संबंधी परिवहन के बोझ को कम कर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटों की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 144 से 152 विधानसभा सीटें। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को मिल रही है यहां पर 203 से 211 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 19 से 27 विधानसभा सीटें। बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही है 12 से 20 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही है 5 से 13 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।